हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट। तो मान ले रहे स्टूडेंट एक बॉडी है, बॉडी वन, जिसका मास कितना है स्टूडेंट m1। ठीक है। और इससे r डिस्टेंस पे एक बॉडी है, बॉडी टू, जिसका मास कितना है स्टूडेंट m2। क्लियर स्टूडेंट। तो बॉडी वन जो है वो बॉडी टू को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट F2 1। और बॉडी टू बॉडी वन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या हो जाएगा F1 2। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R21 जो डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R12। क्लियर स्टूडेंट। यानी लेट F12 क्या है स्टूडेंट, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। उसी तरह F21 को लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है। आगे R12 दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर ऑफ वन with respect to 2, and R21 equal to unit vector of 2 with respect to 1। क्लियर स्टूडेंट। तो फोर्स अगर हम लिखना चाहें तो दियर फोर कोई भी फोर्स ले लेते हैं F12 अदरवाइज F21। ठीक है। तो मान लीजिए पहले ले लेते हैं F12। ठीक है। वेक्टर F12 तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो टर्म है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को शो कर रहा है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Gm1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, इट मीन्स r²। तो ये जो टर्म है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर का। इट मीन्स R21। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली किसके लिए निकालेंगे स्टूडेंट, F21 के लिए। इट मीन्स वेक्टर F21 तो क्या लिखेंगे, Gm1 m2 अपॉन r²। क्लियर है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। इट मीन्स R12। ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब देखिए, तो देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर R12 इक्वल टू माइनस R21। यानी ये जो दोनों है वो मैग्नीट्यूड में क्या स्टूडेंट सेम होते हैं, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है। यानी R12 की जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, R21। ठीक है। तो देयर फोर वेक्टर F21 इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस R21। ठीक है। तो इसको हम लोग आगे की ओर ले आते हैं, तो माइनस Gm1 m2 अपॉन r² R21। दिस इज F21 वेक्टर F21। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है वो इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब है हम इक्वेशन नंबर 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, F12 लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो पूरा टर्म है वो इस पूरे टर्म के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो हम क्या इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, F12। इट मीन्स देयर फोर वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। क्लियर स्टूडेंट। दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट तो देख टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक बच्चा है। ठीक है। कोई बच्चा है जिसका मास कितना है, m0 है। ठीक। अब इसके सामने क्या करते हैं हम लोग, एक और दूसरा बच्चा को रख देते हैं जिसका मास कितना है, m1 है।
इधर भी एक बच्चे को रख दे रहे हैं जिसका मास कितना स्टूडेंट m2 है ना। यहाँ पे भी एक बच्चा है जिसका मास कितना स्टूडेंट m3 है। क्लियर है। तो देखिए ये जो m1 m2 और m3 है, मान ले रही है दोनों तीनों जो हैं वो सेम ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप की में ये तीनों एक साथ रहते हैं। और ये जो m0 है वो क्या है, अदर ग्रुप का है। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जो ये तीनों जो लड़के हैं वो इस लड़के को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, यानी m1 क्या कर रहा है, m2 पे फोर्स लगा, m0 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यानी ये इस पे क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, m3 भी क्या करेगा स्टूडेंट, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, m2 भी इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो तीनों हैं m1 m2 और m3 ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, m0 पे फोर्स लगा रहे हैं। अब सिचुएशन ये भी हो सकता है कि m0 भी क्या कर सकता है, m1 m2 m3 को पीट सकता है ना, क्योंकि लड़ाई हो रहा है तो स्वाभाविक है दोनों तरफ से हाथापाई होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमको कंसीडर कौन से फोर्स को करना है, तो इस m0 पे कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ये तीनों मिलके इसको पीट रहा है, तो m0 पे टोटल थप्पड़ कितना पड़ा। अगर m1 भी इसको पीटा, m2 भी, m3 भी, है ना, तो इस पे जो नेट थप्पड़ है, तो अगर हम उस नेट थप्पड़ मीन्स वाट, नेट फोर्स को अगर हम निकाल लेते हैं तो उस नेट फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर सम करते हैं। इट मीन्स देयरफॉर एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स का नाम क्या देते हैं स्टूडेंट, F01। क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड वाला जो इस पे फोर्स लगा रहा है दैट इज F02। थर्ड इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर F03 एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे मिलके इसको पीट रहे होते हैं तो ये क्या होता है स्टूडेंट, और हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं, है ना, यानी एंड टर्म्स तक। तो दिस इज एफ नेट। तो यानी जो हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें वेक्टर सम कर रहे हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। यानी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल्स, है ना, मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण क्या हो रहा है, एक बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल्स एट दैट पार्टिकल। क्लियर स्टूडेंट। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करते हैं कि एक जो लड़का है उसको बहुत सारे लड़के क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस नेट फोर्स को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही हमारा जो नेट फोर्स आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट, जब दो बॉडी है तो जब दो बॉडी के बीच फोर्स हमको कैलकुलेट करना होता है तो सिंपल हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। बट अगर बहुत सारे बॉडीज़ के बीच फोर्स लग रहा होता है तो उस समय हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं इन्हीं पे बेस्ड। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या बोल रहा है कि ए मास m इज क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो ए मास m is at a distance a from one end of a uniform rod of length L and mass m. What is the force of attraction between rod and mass m? क्लियर स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और ये जो रॉड है इस रॉड का जो लेंथ गिवन है वो कितना है स्टूडेंट, L है, और इस पे जो मास है वो कितना है, m है। ठीक है, और इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका मास कितना स्टैंड, स्मॉल m है। क्लियर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रॉड एंड मास m। तो इस रॉड के वजह से इस पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना, फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला यहाँ कंडीशन क्या है कि हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो फार्मूला था वो किसके लिए था, पॉइंट मास के लिए। बट यहाँ पे जो रॉड यूज़ हो रहा है ये रॉड पॉइंट मास तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा L लेंथ का रॉड है ना, जिसका मास क्या है, m है, और ये जो मास है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग इस
जो रॉड है, इस रॉड का हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट को ले लेते हैं और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम लोग इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे रॉड के वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो एलिमेंट है इसका मास कितना स्टूडेंट, dm है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, dx है। क्लियर है। और ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो जो m पॉइंट मास m है, इससे कितने डिस्टेंस पे स्टूडेंट मान ले रहे हैं, वो डिस्टेंस कितना है, x है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे गिवन है एट अ डिस्टेंस a, मतलब ये जो रॉड है, पार्टिकल है, वो रॉड से कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इस रॉड का लेंथ कितना हो गया स्टूडेंट, l हो गया। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट को निकालें जिसका मास कितना है, dm है, और ये जो dm से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे मास हमारा क्या स्टूडेंट, स्मॉल m है। ठीक है, तो इसके वजह से, इस dm के वजह से जो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बहुत छोटा, क्योंकि जब मास बहुत छोटा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, बहुत छोटा आएगा, है ना। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, dF इक्वल टू जी, मास कितना स्टूडेंट, स्मॉल m, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एम अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इस पूरे रॉड की वजह से यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन देखिए, यानी जो लेंथ है वो लेंथ कितना स्टूडेंट, एल है, और एल लेंथ का मास कितना स्टूडेंट, एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल। क्लियर है, एम अपॉन एल। तो डी एक्स लेंथ के वजह से मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी जो हमारा डी एम है, छोटा सा डी एम, इस डी एम का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन जी स्मॉल एम, और डी एम के जगह पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, तो देखिए इस रॉड का एक एंड का डिस्टेंस m से कितना है, a है, और दूसरे एंड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो a प्लस एल। तो लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a से लेके a प्लस एल तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या यूज़ हो जाएगा, a से लेके a प्लस एल तक। ठीक, चलिए तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एफ का, तो क्या बन जाएगा, एफ। अब देखिए यहाँ पे जी और जो एल है ना, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए टू ए प्लस एल क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इतना हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो जी एम अपॉन एल है, ये तीनों टर्म क्या स्टूडेंट, कांस्टेंट है, तो ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट ए प्लस एल। क्लियर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ें 1 अपॉन एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो चलिए, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट ए प्लस एल। क्लियर है, दोनों लिमिट्स को पुट करेंगे तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल, तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, देन माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन ए। क्लियर स्टैंड, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल, इसको अगर हम लोग उलट के लिखेंगे तो ये माइनस है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एल, ये हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट, एफ। ठीक है,
तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन रॉड एंड मास m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो ए मास m एट रेस्ट, एक मास है जो कैसा है स्टूडेंट? अभी एट रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट में। आगे बोल रहा है इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, और वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है कितने पीसेस में? 2 पीसेस में। हैविंग मासेस m एंड m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। क्लियर स्टूडेंट? बोला द 2 मासेस आर देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? हो जाता है r हो जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट? मैक्सिमम होना चाहिए। व्हेन ही रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द 2 पार्टीज, तो रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है? इट मीन्स हमारे पास एक मास है कैपिटल M, और ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? ब्रेक हो जा रहा है, और ब्रेक होने के बाद क्या बना रहा है? स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m। क्लियर है? बट हमको यहाँ पे क्या निकालना स्टूडेंट? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम विल बी मैक्सिमम, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उसको क्या किसके इक्विवेलेंट दिखाना पड़ेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन है स्टूडेंट? स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M के बारे में पता है कि मास कितना होगा, तो 10 kg 20 kg कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब वो ब्रेक होने के बाद क्या कर रहा है? एक छोटा सा पार्ट बना रहा है m, और दूसरा जो पार्ट बन रहा है वो कैपिटल M माइनस m। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? m है, स्मॉल m। ठीक है, यानी जो फोर्स होगा उस फोर्स को dm के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और उसका डिफ्रेंशिएशन कितना शो करना है स्टूडेंट? 0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2 पार्ट है उसमें एक पार्ट हमारा क्या हो गया? स्मॉल m, और दूसरा पार्ट कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट? r हो गया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? यानी F इक्वल टू जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? बट हमको मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इट मीन्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी एफ अपॉन डी एम इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम स्मॉल कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन डी m, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग r स्क्वायर को भी ले लेते हैं। क्लियर है? अब इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे g और r स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं। g अपॉन r स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? डी एम कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन डी एम इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए d, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो स्मॉल m कैपिटल M माइनस m स्क्वायर अपॉन डी एम इक्वल टू 0। ये सारा टर्म उधर जा चला गया तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? m डी एम अपॉन डी एम माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2m डी एम अपॉन डी एम इक्वल टू 0। ये वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, इस यहाँ भी 1। देन m माइनस 2m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 2m, इट मीन्स स्मॉल m क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैपिटल M अपॉन 2। ठीक है, ये स्मॉल m का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रेशियो निकालना है, तो किसके बीच रेशियो निकालेंगे? तो m और कैपिटल M माइनस m के बीच रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए स्मॉल m कितना आ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको m माइनस कैपिटल M माइनस m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल टू, तो कैपिटल M एज इट इज़ रहेगा माइनस। ठीक है,
स्मॉल m के जगह पे m/2, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा m/2, ठीक है। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m का वैल्यू कितना आ गया m/2। तो स्मॉल m जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है m/2, तो यहाँ पे लिख देंगे m/2 अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m का भी वैल्यू कितना आया m/2, तो पुट कर देंगे m/2, तो ये कट जाएगा है ना, तो क्या मिलेगा 1:1, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टैंड, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसका मास कितना स्टैंड m है, तो m के 2 पार्टिकल्स हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट व्हाट, लेट अस सपोज मान लीजिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है x है, ठीक है। और एट व्हाट पोजिशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m विल बी सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, यानी जो थर्ड पार्टिकल है जिसका मास क्या है m डैश है ना, उस m डैश वाले मास पार्टिकल को हम कहाँ पे रखें कि जो फोर्स है वो क्या हो जाए इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में आ जाए, सिस्टम कैसा हो जाए इक्विलिब्रियम में। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसका मतलब है कि उस पार्टिकल पे यानी जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स एफ नेट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में कहीं पे रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख दिए उस पार्टिकल को जिसका मास कितना है m डैश है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कंसिडर कर ले रहे हैं स्टूडेंट, तो मान ले रहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है d, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी इन इक्विलिब्रियम में, तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक, तो इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा m डैश अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, यानी d² इक्वल टू m डैश अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना स्टैंड x माइनस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया स्टैंड, ये पूरा टर्म कट जाएगा है ना, तो इसमें क्या बचा 1/d², और इधर क्या हो गया x माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू d²। अब दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, ठीक है, तो रूट लगा देंगे तो x माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा d, तो x इक्वल टू d प्लस डी इधर उठा के ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, है ना। तो हम लोग d फाइंड कर लेते हैं, तो d इक्वल टू x/2, क्लियर है, d इक्वल टू कितना आ गया x/2, ठीक है। तो ये जो कहाँ से है, तो देखिए ये जो पार्टिकल है फर्स्ट वाला, यानी मान ले रहे इसको फर्स्ट, इसको क्या मान ले रहे सेकेंड, तो फर्स्ट से d का डिस्टेंस कितना है तो x/2, यानी जो थर्ड पार्टिकल हम लोग रखेंगे उसको कितना डिस्टेंस पे रखेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल से d डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस मीन्स x/2 है ना, जो भी टोटल डिस्टेंस होगा उसका आधा। तो कहाँ से इसको रख रहे हैं, तो फ्रॉम पार्टिकल 1, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम बोल रहा है, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।